हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्री विद्या विहार। दिस इज श्रेया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज को प्रारंभ किया था, जिस सीरीज का नाम है एनसीईआरटी मास्टर क्लास सीरीज। उस सीरीज में आपको मैंने बताया था कि हम एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज आपको पढ़ाएंगे और आपको सीटेट का प्रिपरेशन करवाएंगे। ठीक है, या फिर अदर टेट जो देने वाले बच्चे हैं वो भी उस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, और जो एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं वो भी बच्चे उस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उस सीरीज में आपको क्या पढ़ना था, एनसीईआरटी को हम पूरा चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, लेकिन वो निचोड़ होगा, यानी टू द पॉइंट होगा, संपूर्ण निचोड़ होगा एनसीईआरटी का। ठीक है, तो उसी सीरीज में मैंने बताया था कि हम आगे आने वाले वीडियोस में आपको उसी चैप्टर से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की एक सीरीज को लेके आएंगे, जो कि चैप्टर वाइज होगा। तो ये वीडियो उसी चीज के लिए बनाया गया है, लेकिन मैंने सॉरी लेकिन मैंने जो एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज की सीरीज है उसको थोड़ा अलग कर दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इस सीरीज का नाम है गेम चेंजर सीरीज, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जो आपने एनसीईआरटी मास्टर क्लास सीरीज में जो भी चैप्टर पढ़ रखा है उससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज एमसीक्यूज होंगे वो आपको इस सीरीज में मिलेंगे, गेम चेंजर सीरीज में मिलेंगे। और ये चैप्टर वाइज होगा। जैसे मैंने विविधता पढ़ा दिया, तो आज का ये जो वीडियो है ये विविधता से रिलेटेड पीवाईक्यूज है। ठीक है, फिर मैंने वहाँ पे एनसीईआरटी मास्टर क्लास में सरकार का पार्ट 1 पढ़ा चुका है, और पार्ट 2 भी आने वाला है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छा वीडियो था और बहुत अच्छे से मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, आप जाके पढ़ सकते हैं। तो उसका भी फिर नेक्स्ट वीडियो में इसमें एमसीक्यूज पीवाईक्यूज का चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू पीवाईक्यू मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस सीरीज का नाम गेम चेंजर सीरीज है, और ये हमारा चैनल का लोगो है, श्री विद्या विहार कन्फ्यूजन टू क्लैरिटी। ठीक है, तो हमारा यही मोटिव है कि हम बच्चों को कंफ्यूजन से क्लैरिटी की ओर ले जाएं। वे बच्चे जो बिगनर्स है, जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, और ये उन बच्चों के लिए है जिनका सीटेट में पेपर 2 सब्जेक्ट एसएसटी है। ठीक है, तो और या फिर अदर टेट में जिनका सब्जेक्ट एसएसटी है। तो हमारा यही मोटिव है कि हम बच्चों को कन्फ्यूजन टू क्लैरिटी की ओर ले जाएं। और मेरा नाम आपको पता होगा, श्रेया शर्मा है। और रही बात मेरे इंट्रोडक्शन की, तो मैं वीडियो के अंत में अपना इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से दूंगी, मेरे क्या क्वालिफिकेशन है वो भी बताऊंगी। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है वो टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे, और आपके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, और मैं इसी तरह आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूं, और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एनसीईआरटी मास्टर क्लास में विविधता चैप्टर कंप्लीट कर दिया था, उसी का आज एमसीक्यू और पीवाईक्यू है। तो चैप्टर 1 विविधता से रिलेटेड। तो एनसीईआरटी चैप्टर वाइज पीवाईक्यू ये आपने देखा, और ये हमारा आज का फर्स्ट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं माइक वगैरह चेक कर लूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा चार्ज लगा लूँ। सॉरी, बट लैपटॉप का चार्ज थोड़ा खत्म हो गया था, इसलिए मैंने चार्ज में लगा दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो मैंने बताया कि आपको कि ये इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है सांप्रदायिकता से। ठीक है, सांप्रदायिकता से अभिप्राय क्या है। ठीक है, सांप्रदायिकता मैंने आपको विविधता वाले चैप्टर अगर आपने उसको देखा होगा, तो मैं बता दूं कि सांप्रदायिकता क्या होता है। सांप्रदायिकता का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र विशेष, वर्ग विशेष के दो ग्रुप बोल सकते हैं आप, जो विशेष संप्रदाय को फॉलो करते हैं। संप्रदाय मतलब जैसे धर्म, जाति, संस्कृति के आधार पर जो संप्रदाय बन जाता है एक जैसा। ठीक है, जैसे कोई हिंदू वर्ग है तो वो एक संप्रदाय बना लिया अपना कल्चर के बेसिस पे, और कोई मुस्लिम वर्ग है वो अपना एक संप्रदाय बना लिया अपने कल्चर के बेसिस पे, तो वो दो संप्रदाय हो गए। ठीक है, तो वो दो संप्रदाय में
जो किसी भी तथ्य को लेके, किसी भी घटना को लेके अगर कुछ मतभेद होता है, भेदभाव होता है, वाद-विवाद होता है, तो उसको हम लोग सांप्रदायिकता बोलते हैं, ठीक है? तो चलिए मैंने चैप्टर आप अगर आपको अच्छे से संक्षेप में पढ़ना है, तो आप मेरा एनसीईआरटी का मास्टर क्लास का वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे आज हम सिर्फ़ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और थोड़ी बहुत उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे आंसर की, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना? तो सांप्रदायिकता क्या होता है? और सांप्रदायिकता एक हम कह सकते हैं कि ये एक नेगेटिव टर्म होता है, ठीक है? तो पहला ऑप्शन क्या है? किसी समाज किसी समाज में विभिन्न वर्गों व संप्रदाय विशेष के बीच किसी विशेष समस्या व घटनाओं के परिणाम स्वरूप आपसी द्वेष के विरोध में होने वाली घटना। हाँ, तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, तो ये कुछ हद तक सही लग रहा है। आगे देखते हैं ऑप्शन क्या है। किसी समाज, वर्ग, धर्म व कार्य के बारे में पहले से ही कोई राय या अवधारणा बना लेना नहीं। ये राय बना लेना नहीं, राय बनाने का मतलब होता है कि पहले से किसी चीज़ के बारे में अगर हम अवधारणा बना ले रहे हैं, तो वो हो जाएगा पूर्वाग्रह, तो ये नहीं है। फिर किसी समाज व देश विशेष में व्यक्ति द्वारा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक स्तर पर किया जाने वाला विषमतापूर्ण व्यवहार। नहीं तो ये तो मतलब ये इसमें आपको डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है? तो फिर क्या है, समाज व जाति या वर्ग व धर्म के आधार पर किया जाने वाला भेदभावपूर्ण व्यवहार, ठीक है? ये भेदभाव है लेकिन उससे ये सांप्रदायिकता नहीं, मतलब सांप्रदायिकता में आपको दो गुट का होना कंपल्सरी है, दो या दो से तीन या चार भी, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है किसी विशेष घटना पे, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? सांप्रदायिकता का मूल अर्थ है किसी एक धार्मिक समूह का अपने हितों को दूसरे धार्मिक समूह के हितों से अलग या विरोध मानना। मतलब अपना हित देखना और दूसरे के हित का विरोध करना, ठीक है? उनके हित को इम्पोर्टेंस ना देना, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में आपसी द्वेष, जिसमें आपसी द्वेष उत्पन्न होता है, विरोध और संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भाषा एवं संबंधित राज्य संबंधी सही जोड़े मिलाइए। मतलब इसमें एक एक कॉलम में आपको भाषा दिया गया है, एक कॉलम में आपको राज्य दिया गया है, इसको आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो आप अगर देख रहे हैं तो आप अपना प्रैक्टिस कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ दिन में मैं लाइव सेशन भी लेने लगूंगी, तो आपको उसमें पोल दिया जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। फिलहाल आप समझने पर प्रयास करिए, ठीक है? और क्वेश्चन को आंसर देखने से पहले, मेरे आंसर बताने से पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, ठीक है? तो चलिए देखते हैं, मराठी इसमें मिलाना है, मराठी किससे हो सकता है, ठीक है? मराठी के लिए कौन सा है? मराठी कहाँ बोला जाता है? फिर नेपाली कहाँ बोला जाता है? कोंकणी कहाँ बोला जाता है? और मैथिली कहाँ बोला जाता है? तो मैथिली कहाँ बोला जाएगा बाबू? मैथिली बोला जाएगा बिहार में। ये कहाँ बोला जाएगा? बिहार में। फिर कोंकणी कहाँ बोला जाता है? कोंकणी बोला जाता है गोवा में। गोवा में, ठीक है? नेपाली कहाँ बोला जाता है? नेपाली बोला जाता है आपको उत्तराखंड में, ठीक है? और मराठी कहाँ बोला जाता है? मराठी बोला जाता है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है? नेपाली नेपाल में भी बोला जाता है, उत्तराखंड में कुछ क्षेत्र में बोले जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर डी होगा, ठीक है? तो देखते हैं आंसर क्या है। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? सही उत्तर क्या है? मराठी महाराष्ट्र में बोला जाता है, यह महाराष्ट्र की राजभाषा है। नेपाली उत्तराखंड, नेपाली बोलने वाले समुदाय उत्तराखंड विशेषकर सीमांत क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है? सीमांत क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल है। नेपाली को हमारे संविधान में भी शामिल किया गया है। 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? भाषा का उल्लेख किया गया है। जो शेड्यूल है हमारे 12 शेड्यूल्स है, उसमें से जो 8th शेड्यूल है उसमें भाषा का उल्लेख किया गया और जिसमें नेपाली भाषा को भी शामिल किया गया, ठीक है? इसमें नेपाली भाषा को भी शामिल किया गया। फिर है नेक्स्ट ऑप्शन है ये नेक्स्ट है कोंकणी। कोंकणी कहाँ बोला जाता है? गोवा में। ये गोवा की राज्यभाषा है। महाराष्ट्र की राजभाषा क्या हो गई? महाराष्ट्र की राजभाषा मराठी हो गई। कोंकणी है जो गोवा की राष्ट्रभाषा, और मैथिली कहाँ की है? बिहार। यह बिहार के मिथिला क्षेत्र के प्रमुख भाषा और संविधान की 8वीं अनुसूची में इसको भी शामिल किया गया। तो यहाँ से भी आपके 2 पॉइंट क्लियर हो गए हैं ना, कि जो 8वीं अनुसूची में कौन सी 2 भाषाओं को शामिल किया गया? 2 भाषा नहीं, और भी भाषा है, लेकिन नेपाली और मैथिली को शामिल किया गया है संविधान में, 8वीं अनुसूची में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है?
अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि जो भारतीय संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो 12 अनुसूचियां में से कौन सी अनुसूचियां है जो अनुसूची है जो भाषा से रिलेट करती है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे, अब मैंने तो आपको बता दिया प्रीवियस क्वेश्चन में, तो इसका आंसर अनुसूची 8 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। व्याख्या, एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की आधिकारिक भाषाओं के सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। जितनी भी आधिकारिक भाषा है उसको उसमें मेंशन किया गया है, उसको सूचीबद्ध किया गया है 8वीं अनुसूची में, संविधान के 8वीं अनुसूची में। वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं शामिल की गई, मतलब अभी कितनी भाषाएं हैं, स्टार्टिंग में जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय शायद 14 भाषाएं थी, और अभी वर्तमान में 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पठार को विश्व की छत कहा जाता है? ये सब मैंने अपने एनसीईआरटी के मास्टर क्लास में जब विविधता का चैप्टर कंप्लीट किया उसमें सारे ये टर्म्स पढ़ाए हुए हैं, तो आप जाके उसको प्लीज देखिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है सरकार, उसमें भी बहुत आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने को मिलेंगे, तो आप उसको जरूर फॉलो करिए उस सीरीज को, उसके बाद इसको सॉल्व करिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा बिल्डअप होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस किस पठार को विश्व की छत कहा जाता है? तो तिब्बत के पठार को कहा जाता है, ठीक है, कि दक्कन के पठार को कहा जाता है, बोलीविया के पठार को कहा जाता है, या विश्व का पठार को कहा जाता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इसको बोला जाता है, तिब्बत के पठार को बोला जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तिब्बत का पठार जिससे जिसे किंगहाई तिब्बत पठार भी कहते हैं। तिब्बत के पठार को क्या कहा जाता है? किंगहाई तिब्बत पठार भी कहा जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार इसी को बोला जाता है, यानी अगर बोला जाए सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू कौन सा है, पठार कौन सा है, और सबसे ये क्या बोलते हैं, लार्ज पठार कौन सा है, तो उसमें तिब्बत का पठार होगा ऑप्शन में, तो वही आंसर होगा। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से, इसका जो औसत ऊंचाई है, एवरेज जो इसका ये है हाइट है, इसका कितना है, 4,500 मीटर। और इसको अगर हम फीट में देखें तो आपको ये दोनों क्वेश्चन कन्फ्यूज करने के लिए कभी मीटर में दे देगा, कभी फीट में आपको दे देगा, तो आपको दोनों डाटा को याद रखना है कि 4,500 मीटर इसकी ऊंचाई है, और अगर फीट में देखें तो 14,800 फीट से अधिक है, जिसके कारण इसे विश्व की छत कहा जाता है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पीवाईक्यू है कि विश्व की छत कौन से पठार को कहा जाता है। ये क्या हो गया, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, ठीक है। विश्व की छत कौन से पठार को कहा जाता है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो विश्व की छत ये तिब्बत के पठार को कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, भारत की कुल तटीय सीमा पर कितने राज्य अवस्थित है? मतलब ये जो भारत भारत का जो सदर्न एरिया है, यहीं पे तो समुद्र आपको देखने को मिलता है ना, तो यहाँ पे बोला है यहाँ से लेके यहाँ पे गुजरात है ना, यहाँ पे आप ऐसे बना सकते हैं, मेरा ड्राइंग बहुत बहुत गंदा है, सॉरी, यहाँ ऐसे आप बना सकते हैं, ये है गुजरात, ये पेन भी ठीक से काम नहीं कर रहा, ये यहाँ से लेके जो तटीय सीमा है, इधर कौन सी समुद्र है, कौन सा समुद्र है, अरब सागर है, और इधर है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे जो तटीय राज्य है वो कौन, भारत की कुल तटीय सीमा पर कितने राज्य, मतलब ये जो तटीय सीमा है इस पर कितने राज्य ये है पूछा जा रहा है। तो 8 राज्य है, 7 राज्य है, कि आपका 9 राज्य है, तो इसका आंसर होगा 9 राज्य है। कौन कौन से हैं, ठीक है, इधर से देखिए, यहाँ पे गुजरात हो जाएगा, फिर यहाँ महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल, ठीक है, केरल, फिर यहाँ हो जाएगा क्या, तमिलनाडु, सॉरी यहाँ से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल वाला एरिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया ये सब क्वेश्चन है, कितने राज्य आते हैं। फिर ये भी पूछा जाता है कि पश्चिम की ओर से कितने राज्य हैं, पूरब की ओर से कितने राज्य, तो पश्चिम की ओर से कितने राज्य हो गए आपके, 5 राज्य हो गए, और पूरब के ये वाला पश्चिम का राज्य है ना, पश्चिम, अब आपको डायरेक्शन तो पता होगा ना, तो ये पश्चिम का राज्य है, और ये पूरब का राज्य है, ठीक, पूरब में 4 राज्य, पश्चिम में 5 राज्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न कथनों पर विचार करिए, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, भारत के मैदानी भाग कृषि उत्पादन में विविधता, सर्वाधिक जनसंख्या व सर्वाधिक खनिज उत्पादन के
प्रसिद्ध है, के लिए यहाँ लिए छुटा हुआ के लिए प्रसिद्ध है। बंगाल के अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में द्वीपीय भाग स्थित है, लक्षद्वीप व अंडमान एंड निकोबार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? ठीक है, तो ये दोनों ही मुझे मुझे क्या ये दोनों सही ही है है ना? तो ये दोनों ये भी ऑप्शन ये भी स्टेटमेंट सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पेन को क्या हो गया? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया क्या? ठीक है, दोनों सही है। ठीक है, भारत के मैदानी भाग, यहाँ गलत नहीं होगा, यहाँ सही होगा। भारत के मैदानी भाग विशेषकर गंगा का मैदान कृषि उत्पादन व सर्वाधिक जनसंख्या के लिए प्रसिद्ध है। मैदानी भाग किसको बोलते हैं? जो गंगा क्षेत्र है, गंगा वाला क्षेत्र हिमालय से हल्का नीचे, और ये बिहार उत्तर प्रदेश वाला जितना एरिया है, ठीक है, वहां पे जो मैदानी भाग है जनसंख्या के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन सर्वाधिक खनिज उत्पादन के लिए नहीं। सर्वाधिक खनिज उत्पादन प्रायद्वीपीय पठार में, ये क्या पूछा जा रहा है? इसका तो दोनों ही सही होगा, ये कुछ एक्सप्लेनेशन में कुछ मिस्टेक है शायद, है ना? क्या पूछा जा रहा है? भारत के मैदानी भाग में कृषि उत्पादन में विविधता, ठीक है, कृषि के उत्पादन में विविधता सर्वाधिक जनसंख्या व सर्वाधिक खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला आप एक्सप्लेनेशन को स्किप करिए, इसका ये दोनों स्टेटमेंट है जो सही है। ठीक है, और ये लक्षद्वीप, नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप और जो अंडमान निकोबार है वो वही बंगाल की खाड़ी, और इधर से मैंने आपको पहले बताया अरब के सागर में स्थित है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान एंड निकोबार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, अपनी किताब भारत एक खोज में अनेकता में एकता का विचार किसने दिया? ठीक है, ये ऑप्शन आपको पहले ही आंसर शो हो गया। ठीक है, किसने दिया भारत एक खोज? तो ये किताब किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की किताब है, ये मैंने पढ़ाया है चैप्टर में। ये किताब किसकी है? अनेकता में एकता, यानी इसमें बोला गया है डाइवर्सिटी में यूनिटी है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी में यूनिटी है। तो इसमें ये जो किताब है उस किताब का नाम क्या है? भारत एक खोज, और ये किसकी किताब है? जवाहरलाल नेहरू की किताब है। इसका एक्सप्लेनेशन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक भारत एक खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, में भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषता के रूप में अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाक्यांश का प्रयोग किया था। ये भी पूछा हुआ है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी किसकी किताब में लिखा हुआ है? तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि जवाहरलाल नेहरू की किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिनसुलर, प्रायद्वीपीय है क्या? क्या है? ऐसा भौगोलिक भाग जो तीन ओर से समुद्र यानी पानी से घिरा हो। ठीक है, ऐसा भौगोलिक भाग जो तीन ओर से स्थल से घिरा हो। ऐसा भौगोलिक भाग जो नदी के बीच में स्थित हो। ऐसा भौगोलिक भाग जो झील के किनारे स्थित हो। तो नहीं, ये तो नहीं होगा। जो झील के किनारे स्थित हो ये भी नहीं होगा, जो नदी के किनारे होगा वो भी नहीं होगा। ऐसा भौगोलिक भाग जो तीन ओर से स्थल से घिरा हो, नहीं, स्थल से घिरा हुआ नहीं होगा। जो तीनों ओर से पानी से घिरा होगा वो होगा पेनिनसुलर एरिया। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ऐसा भौगोलिक भाग जो तीन ओर से समुद्र या पानी से घिरा हो। ठीक है, प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर भूमि का एक टुकड़ा होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है और एक तरफ से भूमि से जुड़ा रहता है। भारत का दक्षिण भाग, जैसे मैंने बताया ना प्रायद्वीपीय वाला, जो नौ नौ स्टेट जहाँ पे है तटीय सीमा लगाते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे लंबा तटीय राज्य कौन है? तो अगर आपको पता होगा तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं बता दूं सबसे लंबा किसका हो सकता है? थोड़ा सा यहाँ पे आप अगर अपना दिमाग को यूज करिएगा तो यहाँ पे पता चलेगा, ये वाला भाग जो है ये गुजरात है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, तो ये वाला जो भाग है ये सबसे तटीय राज्य, इसकी लॉन्गेस्ट है ना? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गुजरात की तटरेखा भारत में मुख्य भूमि पर स्थित सभी राज्यों में से सबसे लंबी है। ठीक है, इसकी अनियमित तटरेखा की लंबाई लगभग कितना है? 1600 किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है, कितनी किलोमीटर है इसकी लंबाई, यानी ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये है आपको 1600 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सबसे छोटा छोटा तटीय तटीय राज्य यानी स्मॉलेस्ट कोस्टल स्टेट कौन सा स्टेट का है? ठीक है, तो सबसे छोटा स्टेट है ही कौन? बताइए आप। गोवा है ना? तो सिंपल सी बात है, इसी की जो होगी सबसे तटीय रेखा होगी जो सबसे छोटी होगी, तो इसका आंसर होगा भी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गोवा भारत का सबसे छोटा तटीय राज्य है, कोस्टल एरिया वाला राज्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय किसका है? ठीक है, भारत में ईसाई धर्म को किसने लाया था? ये सब टू दी पॉइंट क्वेश्चन है, कन्वर्जेंट क्वेश्चन है, मतलब तो इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो कौन लाया था? तो इसको लाए थे संत थॉमस। ये भी पढ़ाया हुआ है। ये भी सारे क्वेश्चंस आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही, अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस किया होगा, सीटेट के पीवाईक्यूज का एनालिसिस किया होगा, टेट अदर टेट के पीवाईक्यूज का एनालिसिस किया होगा, या फिर एनसीईआरटी से बेस्ड जो भी एग्जाम्स होते हैं उसका अगर एनालिसिस किया होगा, तो ये सब क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, संत थॉमस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार संत थॉमस यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक थे। जो जो क्राइस्ट थे, उनके जो 12 स्टूडेंट्स उसमें से ये एक थे, जिनका नाम था संत थॉमस। ने पहली शताब्दी ईस्वी में भारत का दौरा किया था। ठीक है, इन्होंने पहली शताब्दी ईस्वी में भारत का दौरा किया था, भारत में आए थे ये। उन्हें भारत में विशेषकर केरल का मालाबार तट, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है केरल केरल का मालाबार तट पर ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है। तो किसने लाया था ईसाई धर्म? संत थॉमस ने लाया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, केरल के लोग जिस जाल का प्रयोग मछली पकड़ने के लिए करते हैं, उसी प्रकार जाल का प्रयोग चीनी लोग करते हैं। इस इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द नेट यूज्ड बाय द पीपल ऑफ केरला फॉर फिशिंग? फिशिंग के लिए जो केरला के लोग यूज करते हैं नेट का, विच इज सिमिलर टू द नेट यूज्ड बाय चाइनीज, जो चाइनीज लोग यूज करते हैं उससे थोड़ा सिमिलर है, तो उसका नाम क्या है ये पूछा जा रहा है। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आंसर आ रहा होगा कि चीना जाल। चीना जाल नहीं होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है चीना वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चीना वाला। ठीक है, और चीना चट्टी क्या होता है? चीना चट्टी एक बर्तन का नाम है, ये एक बर्तन का नाम है। ठीक है, तो केरल में मछली पकड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले बड़े लिफ्ट जाल को चीना वाला कहा जाता है। यह नाम इस बात का संकेत देता है कि यह तकनीक चीनी व्यापारियों से आई होगी, विशेष रूप से झेंग है झेंग हे के समय। झेंग हे कोई चाइनीज होंगे, उनके समय ये आई होगी, ये तकनीक चीना वाला जो जाल का नाम है। और ये आपको, अगर आपने एनसीईआरटी का बुक कभी भी अपने पास्ट में पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि ये उसमें बॉक्स बना के दिया गया है, किसके बारे में? चीना चिट्टी के बारे में, और चीना चट्टी के बारे में, और चीना वाला के बारे में। ठीक है, तो आप ये सब आप क्या कर सकते हैं, इसको शॉर्ट नोट्स में एक लाइन वन लाइनर बना के अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। किताब उल रहेला में केरल के मुस्लिम समाज का वृतांत करने वाला मोरक्को यात्री इब्ने बतूता किस सन में भारत आया था? जो मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था। जब मोहम्मद बिन तुगलक जब चल रहे थे भारत में, जब उनका राज्य था मोहम्मद बिन तुगलक का, तो उस समय कौन आया था? जो मुस्लिम समाज का वृतांत करने वाला एक मोरक्को का यात्री इब्ने बतूता किस सन में आया था? इसका ईयर पूछा कि कौन से सन में आया था जिसका। और ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्लियर हो गया कि जो इब्ने बतूता है, इब्ने बतूता के बुक का नाम क्या है? ठीक है, बुक यहाँ पे लिख देती हूँ। बुक का नाम क्या है? किताब उल उल रहेला। क्या है? किताबुल रहेला। ठीक है, और ये ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि किसके समकालीन था ये, कब आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक किसके समकालीन था? मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक के समकालीन था। तो ये कौन से ईयर में आया था? 1330 में, 1333 में, 1338 में, 1340 में। ठीक है, तो ये आए थे 1333 में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रसिद्ध यात्री इब्ने बतूता मोरक्को, यह कहाँ के थे? मोरक्को के थे। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, मोरक्को से आया था, और वह 1333 ईस्वी में भारत में पहुंचा था। उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कई वर्षों तक सेवा की, और अपने यात्रा वृतांत, मतलब अपना जो उसका जो ट्रैवलिंग जर्नी था, उसको किस में मेंशन किया है? किताबुल रहेला में मेंशन किया है, जो कि
में भारतीय समाज का, जिसमें भारतीय समाज का वर्णन किया गया है कि भारत की संस्कृति कैसी है, सभ्यता कैसी है, ये सबका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत में एकता के समक्ष निम्न में से कौन सी चुनौतियां आती है? मतलब जो बताया गया है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। ये तो अच्छी बात है कि यूनिटी है, डाइवर्स, इतनी सारी डाइवर्सिटी है इंडिया में, फिर भी यूनिटी है, लेकिन उसमें चैलेंजेस क्या क्या फॉलो ये देखने को मिलते हैं, वो पूछा जा रहा है। तो ये ये क्या आते हैं चैलेंजेस? जातिवाद, हाँ जातिवाद तो आता है, प्रांतीयता भी आता है, लोग प्रांतों के अकॉर्डिंग अपना अपना संस्कृति को जी रहे हैं, और कुछ मतभेद भी उत्पन्न हो जाते हैं अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर मत मिलता नहीं है तो, ठीक। फिर क्षेत्रीयतावाद भी आ जाती है, तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ठीक है। इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कास्टिज्म, ठीक है, कास्टिज्म, फिर प्रांतीयता और क्षेत्रीयवाद, ये सभी भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में राष्ट्रीय एकता के समक्ष प्रमुख चुनौतियां हैं, यानी चैलेंज है। ये संकीर्ण भावनाएं व्यापक राष्ट्रीय पहचान पर हावी हो जाती है, ठीक है। ये किस चीज पे हावी हो जाती है? जो इमोशनल भावना है, जो व्यापक मतलब राष्ट्रवाद के प्रति भावना, उस पर ये हावी हो जाती है, मतलब राष्ट्रवाद पे तो कभी ना कभी ये मतलब संकट के रूप में आने लगती है, जब अगर ये है जो चुनौतियां, ये भी जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, उसको तो आदमी सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन कभी कभी ये जो ये भावना है, जातिवाद, प्रांतीयता, क्षेत्रीयवाद, ये सब हावी हो जाती है किस चीज पे? राष्ट्रीयवाद पे, ठीक है, राष्ट्रवाद पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कला व नृत्य संबंधी गलत जोड़ा कौन सा है? इसमें पूछा जा रहा है कि किसका जो जोड़ा है वो गलत है। तो ये तो जम्मू एंड कश्मीर आपको स्टेट का नाम बता दिया है, ठीक है। तो ये वैलिड नहीं है। अगर इसमें आपको देखना है तो इसका जो कला व नृत्य सही होगा, तो ये ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे ऑप्शन होगा राउफ, इसकी कला का नाम है राउफ, ठीक है। नृत्य का नाम है राउफ, यहाँ पे राउफ राउफ नाम का नृत्य किया जाता है, ठीक है। लेकिन यह पूछ क्या रहा है आपको कि गलत कौन सा है, तो राउफ तो इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये तो करेक्ट है। गुजरात में गरबा होता है, ये भी करेक्ट है, ये आता होगा सबको। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी होता है, इसको आप कैसे याद रखना है कि आंध्र प्रदेश है तो यहाँ पे कच्ची पूड़ी मिलती होगी, ठीक है। ऐसा कुछ आप माइंड में अपना निमोनिक बना के याद कर सकते हैं। लेकिन कथक कहाँ होता है? कथक केरल में नहीं होता है, केरल में क्या होता है? कथक कली होता है, कथक, सॉरी, कथक कली, ठीक है, कथक कली होता है, ठीक है। अगर मेरा हिंदी में थोड़ा ये वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो उस पर आप ध्यान ना दीजिए, मेरे वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिए और मेरे समझाने के तरीके पे ध्यान दीजिए, ठीक। और कथक कहाँ होता है? कथक होता है यूपी में। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका एक्सप्लेनेशन है, जम्मू एंड कश्मीर में राउफ यानी दुमहल, दुमहल होगा, देखिए ऊपर मेंशन नहीं था लेकिन यहाँ पे सही इसने दिया कि दुमहल होगा यहाँ पे जो नृत्य कला है। फिर गरबा गुजरात में होता है, यहाँ गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य। कुचिपुड़ी कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये क्लासिकल नृत्य है, ये भी याद रखना कि क्लासिकल नृत्य कोई कोई डांस फॉर्म को क्लासिकल डांस में रखा गया है, तो उसी तरह आंध्र प्रदेश का जो क्लासिकल डांस है वो क्या है? कुचिपुड़ी है। अब कथक एक शास्त्रीय नृत्य है, ये भी कथक भी एक शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन जिसका संबंध कहाँ से है? आपका उत्तर प्रदेश। मैंने बताया ना कि उत्तर प्रदेश का जो क्लासिकल डांस है वो क्या है? जैसे कुछ डांस फॉर्म्स को क्लासिकल डांस में रखा गया है, जैसे कि कथकली हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, ये सबको क्लासिकल डांस में रखा गया है। तो कथक है जो, कथकली नहीं, और कथक, कथक को कथक को रखा गया है कहाँ? क्लासिकल डांस में। और ये कहाँ का, किसी स्टेट का क्लासिकल डांस है? ये उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है क्लासिकल डांस? आंध्र प्रदेश का है। उसी तरह केरल का जो क्लासिकल डांस है कथकली या फिर मोहिनी अट्टम, ये भी आपको कहाँ है क्लासिकल डांस है, कहाँ का? केरल का। तो आप कह सकते हैं कि केरल का कथकली होगा, और क्या होगा? मोहिनी अट्टम, ठीक है। ये दोनों डांस फॉर्म है जो केरल के क्लासिकल डांस है। तो हमने क्या जाना? 4 क्लासिकल डांस के बारे में जाना, जो कि कहाँ कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है कथकली, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, और ये केरल का है कथकली और मोहिनी, सॉरी मैंने शायद बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। केरल का है कथकली और मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, और कथक है यूपी का, है ना?
हो गए 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। और ये एक क्वेश्चन है जो कि सीटेट के 2016 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन किससे करने के लिए, मतलब भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी मुहावरा एक राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया था। मतलब ये पूछ रहा है कि ये जो मतलब राष्ट्र राज्य का, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, राष्ट्र का वर्णन किया है, ठीक है, राज्य का, राष्ट्र का राज्य का वर्णन किया है। ये यहाँ पे क्या हो जा रहा है इसमें ऊपर जाने से, ठीक है। विविधता में एकता का जो वर्णन किया है, एक मुहावरे का यूज किया अपने किताब में, कौन सा किताब का नाम क्या था, किताब का नाम क्या था वो आप बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। उसमें जो मुहावरा यूज किया है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो उसको किसने यूज किया है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने यूज किया, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा ना कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने बुक, कौन से बुक में यूज किया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और इसका एक्सप्लेनेशन होगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर मैं लिख देती हूँ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी बुक का नाम है, बुक का नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। विविधता में एकता यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाक्यांश का प्रयोग सबसे पहले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जो कि प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, पीएम थे, कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उन्होंने इस वाक्यांश का उपयोग अपनी प्रसिद्ध पुस्तक भारत एक खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भारतीय संस्कृति और राष्ट्र की मूलभूत विशेषता को दर्शाने के लिए, मतलब जो एकता है उसको दर्शाया जा रहा है कि इतना डाइवर्सिटी है फिर भी हमारे अंदर एकता है, हमारे अंदर हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत एकता है, ठीक है, विशेषता को दर्शाने के लिए किया गया था। यह मुहावरा भारत की उस विशेषता पर जोर देती है जहाँ कई धर्मों, भाषाओं, जातियों, संस्कृतियों संस्कृतियों के लोग एक ही राष्ट्र के भीतर सामंजस्यपूर्ण यानी अच्छे से सूझबूझ से रूप से सह अस्तित्व में है, ठीक है। तो ज्यादा तो यही है कि यूनिटी है, लेकिन कभी कभी किसी टर्म कंडीशंस पे, किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट, भेदभाव हो जाते हैं। तो ये शायद आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ ये 15 क्वेश्चन यानी ऑल ओवर 16 क्वेश्चन की जो ये थी वीडियो थी वो कंप्लीट हुई। आगे भी ये सीरीज कंटिन्यू चलेगा, तो आप ट्यून रहिएगा मेरे इस सीरीज पे, ठीक है। ये हमारे चैनल का लोगो है, श्री विद्या विहार कन्फ्यूजन टू क्लैरिटी, ठीक है। और थैंक यू। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी आपको, तो मेरा नाम श्रेया शर्मा है। मैंने बीएड एमएड कंप्लीट कर रखा है। अगर मेरी क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैंने पीजी भी कंप्लीट कर रखा है। और रिसेंटली मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है एजुकेशन सब्जेक्ट से, नेट जेआरएफ। और सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मेरा कंप्लीट है। एस्टेट भी मेरा ये क्लियर हो चुका है। फिर उसके बाद और अभी भी मैं पढ़ाई मेरा कंटिन्यू चल रहा है, मैं पीएचडी में करना ये कर रही हूँ, ठीक है, पीएचडी कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर ख़त्म करते हैं यहीं पे। तो थैंक यू, बाय। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और ये शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू। तो चलिए वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आएगा चैप्टर 2 सरकार का, पीवाईक्यू आएगा, क्वेश्चन आएगा। अभी मैंने सरकार का पार्ट 1 ले चुका है। सरकार बहुत लेंथी चैप्टर था, इसलिए उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके मैंने समझाया है, क्योंकि एक ही पार्ट में बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएंगे और बच्चे फिर समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको 2 वीडियो में ये कर दिया है, डिस्प्लिट कर दिया है, ठीक है, स्प्लिट कर दिया। तो चलिए थैंक यू। आप उसको भी देखिए, मास्टर क्लास सीरीज को भी फॉलो करिए, इसको भी फॉलो करिए, गेम चेंजर सीरीज को। और हाँ, एक सीरीज मेरी और चल रही है सीडीपी के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए, ठीक है, उस सीरीज का नाम आरंभ सीरीज है। उसमें मैंने आपको सीडीपी के जितने भी पीवाईक्यूज है उसको सॉल्व करवा रही हूँ मैं, उसका प्रैक्टिस करवा रही हूँ, और साथ साथ मैं कुछ थ्योरीज को भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। और मेरे चैनल पे आप विजिट करके मेरे थ्योरी के क्लासेस को भी ले सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही आसान भाषा में, सरल भाषा में आपको थ्योरीज को समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो चलिए हो गई सारी जानकारी मैंने आपको दे दिया।
ठीक है? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको आगे किस टाइप के टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन-सा चैप्टर आपको पढ़ना है। अभी मैंने पॉलिटी का स्टार्ट किया है, फिर मैं पॉलिटी जब खत्म हो जाएगा तो हिस्ट्री स्टार्ट करूँगी, फिर ज्योग्राफी स्टार्ट करूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सबको साथ-साथ लेके चलूँ तो आप वो भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं उस पर काम करने का प्रयास करूँगी। ओके, थैंक यू, बाय।